तो सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। जितने भी लोग आ गए हैं, बाकी लोग आते रहेंगे तो फिर बाद में देखेंगे। सभी लोगों का हमारा नमस्कार, प्रांदारा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के जूम वेबिनार में, जिसमें हम बात करेंगे बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक के बारे में कि बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक एक्चुअल में है क्या, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और किस किस प्रॉब्लम्स में, किस किस डिसीज में हम इसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और किस किस में इससे बेनिफिट हमें होता है। अच्छा, एक बार कंफर्म कर देना मेरी वॉइस ठीक आ रही है या कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई ब्रेकेज वगैरह कुछ लग रही है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके। तो बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक एक्चुअल में है क्या, वो हम बताते हैं। उसके बाद में किस किस प्रॉब्लम में आप इसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसका फायदा क्या क्या है, वो फिर विस्तार से बताएंगे। बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक एक्चुअल में हमारी बॉडी को अलाइनमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और ये ऐसा नहीं है आज है, ये बहुत प्राचीन पद्धति है। समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलप होता गया, समय बदलता गया, लोगों ने अपने अनुभव के अनुसार इसको मॉडिफाई या अपडेट करते रहे। तो ये एक्चुअल में ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम अपनी बॉडी को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन का मतलब ये है, कोई सपोज करो आपके सामने ऐसा इंसान कोई जा रहा है कि जो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होके चल रहा है, यानी कि वो लेफ्ट तरफ में झुकाव ज्यादा है, राइट की तरफ झुकाव ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी बोन से किसी जॉइंट का कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आउट है। तो उसको करेक्ट करना ये हमारा बोन सेटिक कायरोप्रैक्टिक का मेथड है। उसके अलावा किसी की भी नर्व अगर कंप्रेस हो गई है हमारी स्पाइन में, जैसे स्पाइन में हमारा ये हमारा एक मॉडल है, अगर इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा मॉडल है इसमें जो हमारा ये सर्वाइकल से लेके और ये पूरा जो हमारा कॉकिक्स तक का जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट में जब कभी भी हमारा नर्व का कंप्रेशन रहेगा, नर्व का कंप्रेशन का मतलब ये जो हमारा पार्ट है ये हमारे ब्रेन से और ये पूरे हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरी हमारा इस तरह से चलता है और पूरी बॉडी में हमारा डिवाइड होता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये हमारी पूरी बॉडी के जॉइंट्स, मसल्स और हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिससे हमारा सेंसरी और मोटर एक्शन कंप्लीट होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारी ये जो डिस्क है, ये जो हमारी एंटीरियर साइड जो हमारी डिस्क होती है, कई बार इनका अगर स्पेस हमारा रिड्यूस हो जाए तो हमारा जो नर्व का जो कैनाल है, नर्व का जो कैनाल है उसका फिर साइज जो है छोटा कम पड़ जाएगा, होल का जो साइज है। और डिस्क बल्ज या स्लिप होने से भी हमारा नर्व पे प्रेशर बनता है, या फिर नर्व के कैनाल होल साइज कम होने से भी। तो कैरोप्रैक्टिक में हम करते क्या है, इसी स्पेस जो रिड्यूस हो जाता है तो उस नर्व को हम डिकम्प्रेस करते हैं। किसी का आवाज आ रही है पीछे से, डॉक्टर राधा जी की आवाज आ रही है। प्लीज कोई भी डिस्टरबेंस ना करे, वरना टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा आउट हो जाता है, फिर वापस चलाने में दिक्कत बनती है। सभी अपना माइक अपने आप से म्यूट कर लें प्लीज। तो कायरोप्रैक्टिक में हम करते क्या है एक्चुअल में, कि ये जो डिस्क बल्ज होने से जो हमारे नर्व पे जो कंप्रेशन बना था उसको हम रिलीज करते हैं। अब इसमें रिलीज करने की बहुत सारी टेक्निक है। अब टेक्निक तो आपने बहुत जगह देखी भी होंगी, यूट्यूब पे भी देखते होंगे, फेसबुक पे भी देखते होंगे, बहुत लोग करते हैं। लेकिन टेक्निक करने से पहले क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं, क्या क्या हमें अप्लाई करना होता है, उससे पहले कैसे कैसे हम डायग्नोज करते हैं, नर्व पे कंप्रेशन है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, पेशेंट का जो बैड हैबिट्स है वो क्या क्या है, सिटिंग पोस्चर वगैरह कैसी है, स्पाइन की स्ट्रक्चर क्या है, इसका एक्चुअल में क्या क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। और हमारा जो ये पेल्विक रीजन है, जैसे हमारी जो हिप बोन है पेल्विक रीजन है, कई बार क्या होता है ये हमारा राइट या लेफ्ट इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड हो जाते हैं। यानी कि अगर सीधे हिंदी भाषा में अगर कहे तो हमारे जो कूल्हे हैं, हिप है, वो किसी का राइट साइड ऊपर हो जाए तो लेफ्ट साइड नीचे, या लेफ्ट साइड ऊपर या राइट साइड नीचे, अगर ये भी हो जाए तो उससे क्या होगा, जो हमारी इस तरह से देखें, जैसे ये हमारा ऊपर हो गया तो ऑटोमेटिक स्पाइन एडजस्ट करेगी। तो अब जिस तरफ झुका होगा उस तरफ तो ठीक ठीक है, लेकिन जिस तरफ ज्यादा गैप बनेगा, जैसे इस तरफ ये हमारा दूर जा रहा है यहाँ से अगर, तो क्या होगा, यहाँ की नर्व और मसल्स में खिंचाव होगा, तो उस वजह से भी हमारा ग्लूटियल मसल्स और हमारी शाटिका नर्व में पेन आ जाएगा।
तो ये बहुत सारे रीजन है हमारी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के। दूसरा, कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारा जो ये रीजन है ये वाला, ये कई बार स्ट्रेट हो जाता है। हमारा जो थोरेसिक पार्ट है इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, काइफोसिस जिसे हम बोलते हैं, कि ये थोरेसिक जो हमारा स्पाइन केज है वो बाहर की तरफ हो जाता है, जिससे कुबड़ टाइप में बन जाता है। किसी का सर्वाइकल लोडोसिस हो जाता है, या सर्वाइकल में नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो हम इसमें करेक्ट करते हैं। तो अब तक जितने भी हमारे सेशंस रहे हैं उन सब में हमने इन चीजों को अच्छे से विस्तार से बताया, उनको करेक्ट करने की टेक्निक भी बताई है। अब अगर मैं काइफोसिस की बात करूं तो आपको मैं बताता हूं कि काइफोसिस को हम कैसे ठीक करते हैं। उसकी मैं एक दो टेक्निक अभी इसी मॉडल पे करके बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले, जो हम हर बार ही हर सेशन में सभी को ये बोलते हैं कि जिस भी बॉडी पे हमें कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, उस बॉडी को सबसे पहले हमें ये देखना होता है उस बॉडी का एक्चुअल में पोजीशन क्या है, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है बॉडी का, मसल्स कितनी स्ट्रांग है या बोन्स कितनी स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं है कि उनको ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है कि कहीं हम टेक्निक करें और उनको बोन्स में टीयर मतलब टूट जाए, फ्रैक्चर वगैरह हो जाए। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मिनरल कैपेसिटी पोजिशन की कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निक करनी होती है। टेक्निक सीखना करना आसान है, लेकिन कब अप्लाई करनी है कब नहीं करनी है, प्रिकॉशंस हमें क्या रखने हैं, जिससे कि साइड इफेक्ट का जो चांस है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। तो हमारा मेन मोटिव है कि आपको वो जानकारी दी जाए ट्रेनिंग देने से पहले। थ्योरी जो पार्ट होता है हमारा, कि आपको इतना पता लग जाए कि कौन सा शरीर, कौन सी बॉडी है, कौन पेशेंट है कि जिसका हम अगर एक्चुअल में ट्रीटमेंट करें तो उसको इस तरह की जितनी प्रॉब्लम है, काइफोसिस है, लोडोसिस है या स्कोलोसिस है। स्कोलोसिस की बात करें तो जैसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसमें एक दो तीन या ग्रुप ऑफ मल्टीपल वर्टिब्राज राइट या लेफ्ट चली जाए तो इस तरह स्नेक टाइप जो बन जाता है स्कोलोसिस, उसको हम बोलते हैं। उसको करेक्ट करने का भी तरीका है। तो चीजें बहुत सारी है, बस क्या है हमें मेन जो फोकस हमारा रहता है टेक्निक सिखाने के बाद, जो हम उसको ऑन हैंड प्रैक्टिस कराते हैं हर एक सेशन में, और प्रिकॉशंस जो होते हैं उन प्रिकॉशंस में सबसे ज्यादा ध्यान है, जिससे कि किसी भी पेशेंट को साइड इफेक्ट अगर ना हो तो बहुत अच्छा है। टाइम बेशक लग जाए ठीक होने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी पेशेंट को प्रिकॉशन अगर हम रखेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक दो चीजें आपको भी दिखाता हूँ, स्पेशली काइफोसिस की करके बताता हूँ हम किस तरह से करेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका थोड़ी सी समझ में टेक्निक आए कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। काइफोसिस जिस भी पेशेंट को होगा, जब आप उसको इस तरह से लिटाएंगे उल्टा, तो ये जो आपको नॉर्मल बॉडी दिख रही है इस तरह से स्केलेटन, वो क्या होगा, ये इधर जैसे है तो वो और ज्यादा उभार होगा, काफी ऊंचा दिखेगा। तो हम उसमें करते क्या है, ये जो हमारा स्पाइन का जो पार्ट है, स्पाइनस प्रोसेस के दोनों तरफ, स्पाइनस प्रोसेस जो हमारा सेंटर में है उसके दोनों तरफ हम इस तरह से अपने दोनों हाथ रखते हैं। और ये जो टेक्निक अप्लाई की जाएगी सिर्फ थोरेसिक से की जाएगी, सिर्फ थोरेसिक पे की जाएगी, ना ही लंबर पे जाएगी ना सर्वाइकल पे जाएगी। इस तरह अपने हाथ रखेंगे दोनों इस तरह से, और हल्का सा डाउनवर्ड में इस तरह से हल्का सा पुश करेंगे। इसमें कभी भी ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता, और इस तरह से हल्का सा डाउनवर्ड में थ्रस्ट देंगे इस तरह से। अब सबको क्या म्यूट होगा, कर दीजिए ये ना, सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ म्यूट म्यूट कर दिया था सबको, एक बार फिर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो टेक्निक आपने देखी होगी, अगर सपोज करो हम इसको सिर्फ ऑनलाइन ही बताएं तो क्या होगा, लोग इसी टेक्निक में प्रेशर लगाएंगे इस तरह से, काफी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो क्या होगा कि जो पेशेंट की जो रिब केज है उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, रिब केज टूट सकती है ज्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, पेशेंट के बारे में सारी आपको जानकारी देना, उसकी बॉडी कैसी है, किस पे अप्लाई करना है नहीं करना है, प्लस उस पेशेंट पे फिर प्रेशर कितना देना है। क्योंकि ये जो रिब केज है हमारी, ये रिब केज हमारे लंग्स और हार्ट वगैरह को सेफ करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि वहां पे किसी भी एक्सटर्नल किसी भी चीज का उसमें झटका ना लगे, उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये हम जो वर्कशॉप में होते हैं हमारी, सारा ऑन हैंड प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसमें सबका हाथ रख के सबको ये बताते हैं कि कितना आपको आइडियल प्रेशर रखना है। अदरवाइज ताकत लगाने में तो हर कोई माहिर है, ताकत खूब लगा सकता है हर कोई, लेकिन कितने ताकत की आपको जरूरत है प्रैक्टिकल में, वो मेन चीज है। तो थ्योरी में जितनी लिमिटेशन होती है उतनी हम बता सकते हैं,
अदरवाइज तो प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर की, कि जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक में जिनको स्लिप डिस्क या बल्ज वगैरह होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारी स्पाइन है, इस तरह से जो मॉडल लेटा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसमें, ये मतलब एक तरह से, क्योंकि पोजीशन अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये नहीं है टेक्निक। उसमें हम करते क्या है, इस तरह से पेशेंट को जो सर्वाइकल वाला एरिया है उससे पीछे को धकेलते हैं, और जो हिप वाला जो नीचे लोअर बैक वाला एरिया है उससे हम आगे को धकेलते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम स्पाइन का रोटेशन करते हैं, स्पाइन का रोटेशन करते हैं। और उसके स्पाइन के रोटेशन करने में हम चेक करते हैं कि पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो उसी रोटेशन के साथ हम उसको थ्रस्ट दे देते हैं। तो जैसे ही हम थ्रस्ट देंगे तो क्या होगा, हमारी जो वर्टिब्रा जो राइट या लेफ्ट टिल्ट हो रखी है वो सेट हो जाएगी, प्लस क्या होगा, जो नर्व पे जो कंप्रेशन रहेगा, नर्व पे जो कंप्रेशन रहेगा वो कंप्रेशन रिलीज होगा तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ दिखाई देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सर्वाइकल रीजन के बारे में, जैसे सर्वाइकल रीजन में किसी को सपोज करो नर्व पे कंप्रेशन बना हुआ है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो उनको किस एरिया में प्रॉब्लम है, उनको C1 से C2 के बीच में है, C2 से C3 के बीच में है, किस रीजन में उनको प्रॉब्लम है, C5 है या C5 C6 में है, C6 C7 में किस रीजन में प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग हम टेक्निक करते हैं। तो जब तक हमें वो सारी चीजें नहीं पता है तो हम कैसे उन टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे या कैसे उनका रिजल्ट ले पाएंगे, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल सेशन में आना बहुत जरूरी होता है। अब थोड़ा सा हम स्पाइन के बारे में जान लेते हैं कि स्पाइन से रिलेटेड और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमारे पास एक ये मॉडल है आपके सामने है स्पाइन का, ये जो हमारी पूरी स्पाइन है, इस स्पाइन में हमारे L5 और S1 लास्ट यहाँ पे हमारी डिस्क होती है, L5 और S1 इन दोनों के बीच में लास्ट में डिस्क होती है। तो यहां से निकलने वाली जो नर्व है उसको हम शैटिक नर्व बोलते हैं। अब वहां पे चाहे डिस्क स्लिप हो जाए, बल्ज हो जाए, हर्निएटेड डिस्क हो जाए, या फिर हमारा पेल्विक अपवर्ड डाउनवर्ड टिल्ट हो जाए, या एंटीरियर पोस्टीरियर, इस तरह से जैसे ये एंटीरियर हो जाए टिल्ट या पोस्टीरियर टिल्ट हो जाए, तो क्या होगा, हमारी जो ग्लूटियल मसल्स है या हमारी जो शैटिक नर्व है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, उस पर इफेक्ट आएगा। तो जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये हमारी स्पाइन में नर्व कंप्रेशन पे है या हमारी पेल्विक की किसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से है, टिल्ट की वजह से, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो उस पेशेंट को आप प्रॉपर रिलीफ नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी आपको, जब आप किसी भी अच्छे गाइडेंस में इन सभी चीजों को सीखेंगे, उनका प्रैक्टिकल करेंगे, ऑन हैंड जब प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट्स लेंगे, या फिर सीखने के बाद जब आप रिजल्ट लेंगे, आप हर एक इंसान को फिर देखना शुरू कर दोगे कि ये इंसान लेफ्ट साइड को झुक के चल रहा है तो इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये आगे ज्यादा झुक के चल रहे हैं तो इनको कौन सा पेल्विक टिल्ट है, कि ये झुक के चल रहे हैं तो कौन सा पेल्विक टिल्ट है, किसी का एक तरफ का कंधा अगर झुका हुआ है तो इसको क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई अगर मान लो कोई बाइक पे या गाड़ी में कोई भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कई लोग थोड़े टेढ़े होके बैठते हैं, उनकी जो सीट एक्चुअल में उस सीट से हल्का सा उठ के, राइट को उठ के या लेफ्ट को उठ के बैठते हैं, तो हमें देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्या होता है कि उनको कोई ना कोई उस जगह पे पेन या कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई तो बॉडी को वो खुद एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, राइट या लेफ्ट साइड उनका पेल्विक टिल्ट उनको दिखता है, उस कंडीशन में हम देखते हैं। तो क्या है, आपका नजरिया बदल जाएगा जब आप हमारी इस तरह की कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे, तो जो आपको बताया जाएगा कि मोस्टली इस वजह से, इस तरह की प्रॉब्लम से बैक पेन भी आता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को डिस्क स्लिप या बल्ज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बैक पेन या sciatica की प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो पेल्विक जो रीजन है, उस पेल्विक रीजन की वजह से उनको बैक पेन बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, अगर एक तरफ हमारा ये स्पाइन इस तरह से झुक जाए, देखो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, इस तरह से अगर हमारा झुकाव बन जाए एक तरफ, तो क्या होगा, इस तरफ तो ये हल्का रहेगा यहाँ पे, लेकिन जो दूसरी तरफ जहां पे गैप ज्यादा बन गया स्पाइन पेल्विक के बीच में, यहाँ की मसल्स और नर्व में बहुत ज्यादा खिंचाव बन जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें खिंचाव बनेगा, तो क्या होगा, फिर उसमें पेन फील होगा, फिर इंसान क्या करेगा, इस पोर्शन को और इस तरफ इस तरह से झुकाना, बैठना
एडजस्ट करना शुरू कर देगा, उसकी हैबिट में आ जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो एरिया वहां पे उसी तरह से सेट होने लगेगा, अपनी जगह बना रहेगा। फिर जब भी हम उसको ठीक करना चाहेंगे वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। पहले तो हमें पेशेंट को ही समझाना पड़ता है कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। उसको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है। जब मुझे बताएंगे आपकी स्ट्रक्चर इस तरह से बिगड़ी हुई है, आगे जाके आपको इतनी तगड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि क्या होगा, इस तरफ इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ की जो हमारी लेफ्ट साइड जो हमारा डिस्क का एरिया है, लेफ्ट साइड से वो स्लिप और बल्ज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से तो स्पेस उसका अच्छा क्रिएट हो जाएगा, इस तरफ से नहीं आएगी प्रॉब्लम, इस तरफ मसल्स में आएगी और नर्व में आएगी। लेकिन क्या होगा, डिस्क से इधर नुकसान होगा, जिस तरफ वो टिल्ट हुई है, हमारा ये वर्टिब्राज टिल्ट हुई है, उधर वर्टिब्रा से प्रेशर बनना शुरू होगा। तो क्या है, हर हर एक प्रॉब्लम का बहुत सारे कॉज होते हैं, हमारे इस तरह से समझ में नहीं आते हैं। तो जब हम इस तरह का, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे टाइम से स्पाइन और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ट्रीटमेंट देते हैं, जहाँ पे जरूरत है एक्सरसाइज की एक्सरसाइज कराते हैं, कायरो बॉल सेटिंग की जरूरत है तो कायरो कराते हैं, कपिंग की जरूरत है तो कपिंग कराते हैं। कॉम्बिनेशन से हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कायरो से ट्रीटमेंट करते हैं। बशर्ते हमें देखना ही होता है पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। बोन सेटिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये हमारी बॉडी का अलाइनमेंट सेट करता है। और जब तक हम अलाइनमेंट सेट नहीं करेंगे, आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कोई भी आप ट्रीटमेंट दे लो, वो मतलब रिवर्स क्योरेबल की कैपेसिटी पे नहीं आएगा। क्या करो, आप अल्टरनेट पे कायरो करते रहो, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कायरो करते रहो, एडजस्टमेंट करते रहो, अलाइनमेंट करते रहो, साथ में जो भी आपको ट्रीटमेंट देना है साथ में देते रहो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर अच्छा है तो बढ़िया है, वरना तो आपका क्या होगा, वो मतलब आपका पेशेंट मतलब थोड़ा बहुत रिलीफ दिखेगा, ठीक नहीं हो पाएगा। और जैसा वैसे तो बड़ा बोल भगवान का है, हमें नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा की दया से रूटीन में हमारे स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो जैसे हम उनको देख रहे हैं उसी के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं सर एक्सरसाइज तो हम वहां करा चुके हैं, एक्सरसाइज नहीं करानी, तो हम उनको ये बोलते हैं आपकी नजर एक्सरसाइज एक शब्द है, लेकिन हम जो अपने से जो करा रहे हैं एक्सरसाइज आपको करा जो भी एडजस्टमेंट दे रहे हैं, आप हमारे प्रैक्टिकल को देखो, कम से कम हमारे 5-6 सेशन हमें आप दो, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में मैंने जहां पे पहले कराया था उसमें क्या चेंज है, अब मुझे क्या चेंज है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए, लगभग 8 से 9 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट का रिव्यू आया। एक कर रहे थे कोई उनका ट्रीटमेंट, उनको क्या था, जो सर्वाइकल रीजन है, इस सर्वाइकल रीजन में उनको C5 और C6 में उनको सेवियर डिस्क बल्ज। और उनको कंडीशन क्या एक्चुअल में, उनके ना तो हाथों में कोई ज्यादा मूवमेंट दोनों में और ना पैरों में कोई ज्यादा मूवमेंट। उनकी कंडीशन एक्चुअल में ये कि उनके जो मसल्स है, मास है, वो सूख गया है, पैरों का भी सूख गया है, और मूवमेंट का इतना है, थोड़ा पैर पैर हिला लिया तो हिला लिया, अदरवाइज वो क्या है, बेड से उठ के खुद बेड पे नहीं बैठ सकते, एक कदम वो चल नहीं सकते। इनकी ये कंडीशन थी, बहुत सारे उन्होंने ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारी चीजें कराई। तो अब जब हमें उनका पता चला तो उन्होंने बुलाया, तो मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए पर्पज से देखने गया, तो मैंने उनको एक्चुअल में सारी पोजीशन बताई। अब आप लोगों को भी ये सीखने समझने वाली चीजें हैं कि जिस तरह से हम पेशेंट को हैंडल करते हैं और जो चीजें सिखाते हैं आपको कैसे हैंडल करना है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि जो आपकी प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है, बस हमें आपका सहयोग चाहिए। आप अगर विश्वास से कराएंगे, कम से कम मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए। अगर 10 दिन में आपको 5 से 10% भी रिलीफ अगर आ सकता है या आएगा, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपका विश्वास बनेगा, हमारा तो पता ही है हमें क्या काम करना है। तो लगभग मेरी 5 सीटिंग हुई, और 5 सीटिंग में उन्होंने कहा है कि मुझे 5-7% का रिलीफ दिखाई दिया है। अब उसमें एक्चुअल था क्या, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे जो प्रेशर बना हुआ है, डिस्क बल्ज होके जो प्रेशर बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड पे, तो क्या होगा, वहां पे सेंसरी और मोटर नर्व का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। जब वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो मसल्स के लिए, जो मूवमेंट के लिए जो सिग्नल्स जो आते जाते हैं वो कम हो गए। जब वो कम हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जब नहीं होगा किसी भी पार्ट में, तो क्या होगा, वहां पे ग्रोथ नहीं होगी इस पार्ट की, और उसमें मूवमेंट नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो उसी वजह से क्या है, उनका जो मस्कुलर है जो सिस्टम है उनका वो श्रिंक होता गया, उनका मास कम हो गया, थोड़ा मास बचा है, बस ये कि हड्डी के ऊपर जैसे मास थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है, बिल्कुल मास आप बता नहीं सकते कि देखिए ये बाइसेप ट्राइसेप्स है या ये फोर आर्म की मसल है, कौन सी है, आपको देखने में एक जैसा लगेगा, क्योंकि मास श्रिंक होता जा रहा है। इसी तरह से पैर में अब हमने जो अपना एडजस्टमेंट उनको दिया, थ्रस्ट टेक्निक्स उनको दी और कुछ एक्सरसाइजेज जो कराई, तो उससे क्या हुआ
कि उनको जो फील हुआ, उन्होंने बताया 5 से 7% का मुझे फर्क है। और ट्रीटमेंट मैंने 4 दिन दिया, 5वें दिन जब मैंने उनको ट्राई किया तो उनको मैंने खड़ा किया अपनी सपोर्ट से, और सपोर्ट से ही वो 3 कदम चल पाए, और लगभग 10 से 15 सेकंड वो खड़े हो पाए। अदरवाइज उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले तो मुझे किसी ने खड़ा किया था, चल तो मैं फिर भी नहीं पाया था, लेकिन 3 महीने के बाद आज मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं 3-4 कदम चल पाया हूँ। उससे नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको 5 स्टेप चलाए, जो हमारा कल का दिन था, सैटरडे में कल हमने चलाया। तो क्या देखो, कहने का मतलब ये कि कोई कायरोप्रैक्टिक कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पेशेंट को सेकंडों में ठीक कर देगी, में ठीक कर देगी, बिल्कुल भी नहीं है। बस टेक्निक जो पेशेंट की जिस से अप्लाई करोगे रिजल्ट मिलेगा, साथ में कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत होती है। और रही बात सिलेबस की, तो हमने अपनी प्रैक्टिस में जितनी भी चीजें सीखी हैं, अपने टीचर से सीखी हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, तो हम उसी हिसाब से पेशेंट को अप्लाई करते हैं, वो चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। अब घुटने की मान लो लोगों को प्रॉब्लम है, तो घुटने में क्या है, हमें कंडीशन ये देखनी होती है कि किसका जो घुटना है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड कौन सा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। तो हम कभी पेशेंट को नहीं बोलते कि हम आपको 100% ठीक कर देंगे, बिल्कुल नहीं बोलते। सबसे पहले उनका असेसमेंट करते हैं, अच्छे से डायग्नोज करते हैं कि आपको कौन से ग्रेड की प्रॉब्लम है, कौन कौन सी प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम कायरो डेली देंगे, कायरो के साथ एडजस्टमेंट करते रहेंगे, साथ में जो भी हमारे पास बेनिफिशियल होगा। न्यूट्रिशन की अगर कमी है तो न्यूट्रिशन ऐड करेंगे, एक्यूपंक्चर करना है, ड्राई नीडलिंग करना है, कैनेसोलॉजी टेपिंग करनी है, कपिंग करनी है, वो हम साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्योंकि सिंगल किसी भी पैथी या थेरेपी से हम कई बार नहीं ठीक कर पाते हैं, तो क्योंकि हर एक पार्ट का, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग रोल होता है। अब अगर छोटी सी बात करें हम अपने सिलेबस की या ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो परमात्मा की दया से हमारे भारत देश में काफी जगह, काफी शहरों में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। पहले हम 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे, 3 दिन का करते हैं, जैसी जहां से डिमांड आती है तो उस हिसाब से करते हैं। अब 2 दिन का सिलेबस क्या है, 3 दिन का सिलेबस क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2 दिन का जो हमारा सिलेबस होता है उसमें हम 50+ कायरोप्रैक्टिक फर्स्ट टेक्निक सिखाते हैं, जो हमारी बोन सेटिंग में आती है। उसके साथ में अब हम जो एडिशनल करने लगे हैं लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारे पास टाइम बच जाता है 1-2 घंटे का, तो उसमें हम ड्राई कपिंग में बेसिक कपिंग और साथ में ग्लाइडिंग कपिंग और एक फायर कपिंग और सिखा देते हैं, जिससे कि आपकी रिजल्ट की फ्रिक्वेंसी अच्छी हो जाए, पेशेंट को रिलीफ अच्छा मिल जाए और उसका आपके ऊपर बिलीव मिले। बस जो जैसी प्रैक्टिस करेगा उसके हिसाब से रिलीफ मिलेगा, कायरो के साथ आप वो कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो हमारा 3 दिन का जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसमें हम फर्स्ट डे में हम स्पाइन की पाल्पेशन की टच करके फील करना हमारी स्पाइन को, और वहां पे जो अगर कोई डिस्क हमारी रोटेशन हुआ है, राइट या लेफ्ट गई है, उसको फील करके पता करना किस पार्ट में गई है, और पर्टिकुलर एक एक डिस्क को सेट करना। और जब तक पाल्पेट नहीं होगा तो आप सेट नहीं कर पाओगे। तो ये हमने असेसमेंट डायग्नोज के लिए लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ये रखा है। तो फर्स्ट डे होता है, जहां 3 दिन का प्रोग्राम होता है वहां की बता रहा हूं अभी मैं। तो फर्स्ट डे स्पाइन पाल्पेशन और साथ में काइनेसोलॉजी टेपिंग। काइनेसोलॉजी टेपिंग का मतलब है कि जो हमारी मूवमेंट है, काइनेसो का मतलब है मूवमेंट, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि मूवमेंट की स्टडी, उसके साथ टेपिंग, मूवमेंट की स्टडी के साथ टेपिंग, जिससे कि हमारा उसमें एडिशनल हमारी मसल्स को सपोर्ट मिले, हमारे पेन में रिलीफ मिले, और हमारी मूवमेंट भी अलाउ हो, मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट ना हो। ये भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कई चीजों में हमने अच्छा जो प्रैक्टिकल किया है वो हम उसमें अपने सेशन में बताते हैं। जहां तक पेल्विक टिल्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि टाइम की अगर बाउंडेशन होती है तो कई बार हम नहीं बता पाते हैं किसी किसी सेशन में। और अब हमने सोचा है थोड़ा अपना टाइम निकाल के जितने भी हमारे पुराने बैच हैं उनको भी जो अपना हमारी प्रैक्टिकल की कुछ कुछ चीजें उनको बताएं, और जो नए जो बैच होंगे वो तो जब ट्रेनिंग लेते रहेंगे, उनसे जुड़ेंगे, तो उनके लिए भी वो वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनको प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में आसानी हो, पेशेंट्स को टैकल कर पाए। अब पहले दिन का हमारा सिलेबस हो गया स्पाइन की पाल्पेशन और काइनेसोलॉजी टिपिंग। उसके बाद में जो सेकंड और थर्ड डे होगा उसमें हमारा 50+ जो है कायरोप्रैक्टिक की थ्रस्ट टेक्निक होती है, साथ में कपिंग थेरेपी। अब इसमें जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो सारी हम ऑन हैंड प्रैक्टिस कराते हैं। अब ऑन हैंड प्रैक्टिस कराते हैं किस लिए, क्योंकि हमारा सुबह 8 से और शाम के 6 बजे तक का टाइम होता है। अब उसमें हम अगर ब्रेकफास्ट लंच का अगर टाइम निकाल दे, 2 घंटे अगर निकाल दे, तो भी हमारे पास 8 घंटे बचते हैं डेली के। तो उसमें बहुत सफिशियंट होता है हमारे पास टाइम, कोई दिक्कत नहीं आती। हर एक को बहुत, मतलब बहुत थक जाता है यार, कोई प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, वरना कई लोगों का ये डाउट होता है कि सर हमें सिर्फ बताएंगे, हमसे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशियंट टाइम होता है। सभी लोग थक जाते हैं,
लेकिन हम ये कहते हैं आप प्रैक्टिस करो जितनी आपको करनी है, कोई डाउट हो तो हम बताते हैं। तो इस तरह के डाउट में आपको नहीं जाना है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। किसी को कोई डाउट हो थ्योरी पार्ट में, प्रैक्टिकल पार्ट में, कभी भी वो अनलिमिटेड पूछ सकता है, उसका कोई भी डाउट हो हम तुरंत बताएंगे, क्योंकि डाउट अगर रहेगा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और हम नहीं चाहते किसी का अगर डाउट रहे तो उसकी वजह से वो निराश हो जाए, वो प्रैक्टिस ना कर पाए। तो जिसका डाउट होता है वो खुले ही पूछते हैं हमारे जो वर्कशॉप होती है प्रैक्टिकल। तो इसलिए आप लोग भी जितने हमारे वीडियोस को सुनते हैं या देखते हैं, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसके प्रति, कोई प्रॉब्लम आपको लगती है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। बाकी ये चीज ऐसी है, कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है। कोई इंसान ऐसा जो चाहता है कि भाई मैं खुद हेल्दी रहूं, मैं अपने परिवार को हेल्दी रखूं, तो वो भी सीख सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि हमारा ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप है, ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है कि जो हम किसी जो हमारा कोई पर्टिकुलर उसको एजुकेशन चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ऐसा नहीं है। वर्कशॉप है, इसको कोई भी अटेंड कर सकता है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए, तो कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई किसी की बाउंडेशन नहीं है। बहुत इसी तरह के लोग हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो भी सीख रहे हैं इसी चीज को, और वो इस हेल्थ से जुड़ गए हैं तो बहुत आगे अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में, और अपनी फैमिली को अच्छा रख सकते हैं। तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और एक बहुत अच्छी बात है। तो हम क्योंकि इस तरह की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि काफी टाइम से हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर हमें एक सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट चाहिए। हम जो दे रहे हैं सर्टिफिकेट वो हमारा एमएसएमई आईएसओ सर्टिफाइड है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सर हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट मिले जो गवर्नमेंट अप्रूव हो, गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो। तो उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, और परमात्मा की दया रहेगी तो हो सकता है 10 से 15 दिन में हमें इस तरह का एक अप्रूवल मिल जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की सिलेबस होगा, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें कराई जाएंगी। अब उसका जो भी चार्ज होगा सारा वो हम अलग से बता देंगे। हमारी जो अब तक की जो ट्रेनिंग चलती है प्रैक्टिकल, वो एज इट इज रहेगी। जो सर्टिफाइड जो गवर्नमेंट का रहेगा, उसमें जो अलग से सिलेबस रहेगा, उसको पढ़ाने का या सर्टिफिकेट का जो भी रहेगा, वो अलग से जो चार्ज रहेगा वो बताया जाएगा। वो भी जो हम कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम में रखें, वो उसी तरह से रखेंगे कि जिससे कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, किसी पे बर्डन ज्यादा ना पड़े। वो इसलिए कि जिससे कि फ्यूचर आपका सेव हो जाए, आपको ये हो जाए कि हमारे पास हमारे क्लिनिक पे एक सर्टिफाइड हमारे पास सर्टिफिकेट ऐसा है कि जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का हमारे पास है। तो गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का ही उसमें गवर्नमेंट का उसमें लोगो वगैरह सारी चीजें गवर्नमेंट की रहेंगी। हम सिर्फ उसमें ट्रेनिंग पार्टनर रहेंगे, सिखाना सारा हमें है, गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन रहेंगी, उसी के दायरे में सिखाई जाएगी। तो इसी तरह की कोशिश में लगे हुए हैं, जितने लोगों को भी कुछ ऐसा करना होगा तो वो सारा हम उसकी डिटेल दे देंगे, बता देंगे। 10 से 15 दिन में सारा फाइनल हो जाएगा, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का इसलिए जवाब भी नहीं दे पाते, तो वो सारा प्रोसेस भी आप लोगों को बता देंगे। और किसी को कोई डाउट होगा तो जिस किसी को जहां से भी हमारा मैसेज मिला है, तो आप उसी व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। बस यही चाहते हैं कि आप इस हेल्थ फील्ड में जो आए तो आप अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, हमारे पास जो केस आ रहे हैं वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं। मल्टीपल की क्या, पहले सिर्फ हम सुनते थे कि डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज है, अब क्या हो रहा है, अब स्टेनोसिस भी साथ में आ रहा है, लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी भी आ रही है, साथ में एंटीरो लिथेसिस भी आ रहा है। लिथेसिस में क्या होता है कि ये जो हमारा जैसे हमारा ये S1 है, ये हमारा जो S1 है, तो ये जो हमारा डिस्क है बीच में F5 की, ये जो एरिया है ये एंटीरियर की तरफ आ जाती है, हमारी जो पूरी स्पाइन है ये एंटीरियर की तरफ आ जाती है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो मसल्स है, कौन सी मसल्स, हमारी जो ग्लूटियल्स मसल्स है, हिप की जो मसल्स है पूरी, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, नर्व बढ़ेगा, क्योंकि ये पार्ट जब आगे जाएगा तो यहाँ से जो कनेक्टिव जो मसल्स वगैरह है उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। अब अगर कोई ये कहे कि मैं सिर्फ इसे कायदों से ठीक कर दूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। अब क्या है कि समय के साथ साथ हमें भी ये फील हो रहा है कि हमें कायदों के साथ साथ में कुछ चीजें और ऐड करनी है, इसीलिए हमने जो टिपिंग का जो ऐड किया उसका बहुत बड़ा रोल है। वो जो ट्रेनिंग में आएंगे तो बताऊंगा मैं उसका क्या रोल है। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनके लिए अच्छा है, वो और अच्छा समझ जाएंगे, वरना अदरवाइज हम ये सोच रहे हैं कि इस तरह के कुछ और भी जो ट्रेनिंग्स है, प्रोग्राम है, हम धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि आप कॉम्बिनेशन में इन चीजों को आगे बढ़ा के इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर पाए। और सबसे बड़ी मेन और जरूरी बात कि हमारी बॉडी में जब तक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहेगी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहेगी, तो क्या रहेगा, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है वो वीक अगर रहेगा,
तो क्या पेशेंट को नॉर्मली भी पेन बन सकता है और हम उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उस कंडीशन में स्ट्रेन स्ट्रेन का या फिर टीयर होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग पेशेंट की डाइट रूटीन को जरूर मेंटेन करें। डाइट रूटीन का मतलब क्या है? पेशेंट कितना पानी पीता है, कैल्शियम लेवल क्या है पेशेंट का, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या पेशेंट का पेट अच्छे से साफ होता है, पेशेंट कौन सा पानी पी रहा है। क्योंकि आजकल जो जो नॉर्मली सभी लोग पानी पी रहे हैं वो क्या पी रहे हैं? आरओ फिल्टर पानी पी रहे हैं, तो उसमें क्या है, मिनरल नहीं है। जबकि जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो कई सारी लेयर से फिल्टर होके जाता है, तो उसमें क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह के बहुत सारे मिनरल वगैरह, इतनी सारी चीजें होती हैं कि जो हमें स्ट्रांग बनाती है हमारी बॉडी को। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क भी दे सकता हूँ, अब आप लोग चाहें कि आप लोगों के यहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री लगभग 2 से 3 किलोमीटर की कम से कम दूरी पे हो, कम से कम, जहाँ आसपास इंडस्ट्री अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप वहां का ग्राउंड वाटर पियो। 1 महीना आप उसका ग्राउंड वाटर जो है पियो, थोड़ी सी धूल मिट्टी आएगी तो उसको साफ करके थोड़ा सा पियो। और उससे पहले जो आप 1 महीने जो आरओ का पानी पी रहे थे, आप दोनों में डिफरेंस देख लोगे, आपके हर चीज में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। सबसे पहले इंप्रूवमेंट दिखेगी आपकी मसल्स में, बॉडी में स्टेबिलिटी अच्छी आएगी, स्टेमिना अच्छा आएगा, और प्लस पानी को पीने के बाद ही आपको ताकत महसूस होगी। आपको जो गला है अपना सॉफ्ट दिखाई देगा। आरओ का पानी जैसे ही पियोगे तो आपको छिला छिला महसूस होगा, ताकत उससे नहीं लगेगी, बस प्यास बुझेगी। तो क्या है, हमारे खाने पीने का रूटीन में हर चीज का फर्क है जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाती है। जो हम पे एप्लीकेबल है तो पेशेंट पे भी एप्लीकेबल है। तो काफी सारी चीजें क्या है, हमारे मिनरल, डाइट, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ विटामिन, बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप आगे इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, तो पेशेंट की डाइट रूटीन पे आप ध्यान देना शुरू करो। किसी भी थेरेपी, किसी पैथी में कर रहे हो तो पेशेंट की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करना शुरू करो। वो अगर मेंटेन है तो उसका हर एक ऑर्गन अच्छा रहेगा, किडनी का फिल्ट्रेशन का काम अच्छे से करेगी, तो आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई रहेगा, आपका टॉक्सिन साफ रहेगा। सपोज करो आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि पॉल्यूशन ज्यादा है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट लंग्स पे तो आएगा आएगा, आपकी बाकी बॉडी में तो आएगा, किडनी पे भी आएगा, क्योंकि किडनी में भी तो फिल्ट्रेशन होके जाएगा। क्योंकि वापस जो वीनस ड्रेनेज जो आएगा उसके थ्रू किडनी जब फिल्ट्रेट करेगी तो टॉक्सिन किडनी में रहेगी। लेकिन अगर आप पानी अच्छा नहीं पी रहे हो, या अगर मैं बात करूं आप नॉन मिनरल वाटर अगर पी रहे हो, तो जब उसमें अच्छा मिनरल वगैरह नहीं है तो क्या रहेगा, आपकी किडनी वीक हो जाएगी, क्योंकि किडनी को भी काम करने के लिए अच्छा वाटर चाहिए जिससे कि वो फिल्टर कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनहेंस हम कर सकते हैं। समय समय पे आप लोगों को उसके लिए गाइड करते रहेंगे। और इसमें मेन बेसिकली बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक में आने का पर्पज यही था कि जो लोग सीख रहे हैं वो उसको प्रैक्टिस अच्छे से करें। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखा है हमने प्रैक्टिस में कि लोग जहां जहां से भी सीख के आ रहे हैं वो या तो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कर पाते, या अपने आप माइंड उन्होंने सेट कर रखा है, या उनको कोई बता नहीं पाता कि इसमें 90% साइड इफेक्ट के चांस होते हैं कायरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग में। कब? जब आप आधे अधूरे ज्ञान से उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए हम बार बार समझाते हैं कि जहां से भी सीखो, प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी जगह से सीखो जहां पे आपको आफ्टर ट्रेनिंग भी आपको गाइडेंस मिल सके, अच्छा आपको बताया जाए हर चीज के बारे में, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस में आसानी हो, और आपको कोई पेशेंट को किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आपको एक अटेंशन मिले, आपको गाइड किया जाए प्रॉपर, जिससे कि आपके रिजल्ट बेटर हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी आएगी, और आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पेशेंट को आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे, तो आपका उस चीज से इंटरेस्ट कम होता जाएगा, आप फिर वो काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सीखना, अच्छी जगह से सीखना, अच्छी गाइडेंस में रहना, और चीजों को बारीकी से समझ के तो ट्रीटमेंट करना। कोई भी थ्रस्ट देना आसान है, लेकिन उसका किस किस पार्ट पे इफेक्ट आएगा, किस किस पार्ट को प्रोटेक्ट करना है, किस कंडीशन में करना है, किस में नहीं करना है, वो सारी चीजें हमें देखने में आनी चाहिए। अब जैसे बात करें हम फ्रोजन शोल्डर की, कई लोगों क्या है, जो हमारा शोल्डर है वो फ्रीज हो जाता है। अब वो किस कंडीशन में हो जाता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है जनरली? तो कंडीशन मेनली क्या होती है कि उस पार्ट में जिस 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 ऑर्गन का, टिश्यू का, या जिस जिस बोन का जो भी पार्ट वहां से रिलेटेड है, लिंक है, उसमें किसी में भी डीजनरेशन हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है,
या कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ब्लड सर्कुलेशन डेफिशिएंसी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है हर एक कंडीशन में हम फ्रोजन शोल्डर को 5 या 10 सीटिंग में ठीक कर देंगे या एक सीटिंग में ठीक कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी के लिए टाइम अलग रहेगा, किसी को डायबिटीज है तो टाइम अलग रहेगा, इंजरी अगर किसी को हुई है, और अगर करंटली इंजरी हुई है तो नहीं करेंगे। कोई थोड़ी बहुत पुरानी है, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन पुरानी है, तो उसको प्रॉपर डिटेक्ट करके, देख के, चेक करके उसके अकॉर्डिंग हम थ्रस्ट देंगे या एक्सरसाइज करना है। तो हर किसी में कंडीशन अलग अलग होती है। हर केस का यही होता है, किसी भी केस में एक जैसा रिजल्ट नहीं आता है। हमारे पास भी अगर पेशेंट आते हैं तो हमसे ये पूछते हैं सर कितना टाइम लगेगा, तो हम उनको ये बोलते हैं, देखो टाइम कोई फिक्स नहीं होता किसी भी चीज में। जब तक हम उस चीज को प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तब तक हमें एक्चुअल पता नहीं चलेगा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देंगे, आपकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी प्रैक्टिकल, वो आपको बताएगी कि हाँ ये रिजल्ट आया है, ये चीज में रिलीफ है, तभी आपको पता चलेगा। अब हमें इस ये सारी चीजें बारीकी से इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप के पेशेंट आते हैं। अब अगर हमारे पास मान लो अगर कोई 50 क्रॉस करके 50 प्लस का कोई पेशेंट आता है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हमारा क्या होता है कि आप रूटीन में क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन में आप मान लो हाई बीपी के ले रहे हैं, शुगर के ले रहे हैं, कैल्शियम की, विटामिन डी की, क्या क्या चीज ले रहे हैं। आपने पिछले 2 या 3 साल से जो टेस्ट आपने कराए हैं वो आपकी हिस्ट्री क्या है, फिर यार आपको किस किस चीज की कमी है, क्या क्या चीजें चल रही है। तो जब तक हम उनका कैल्शियम लेवल, विटामिन डी का लेवल, या उनको हाइपरटेंशन चल रही है, डायबिटीज क्या क्या चल रही है, जब तक हम उनके शरीर को नहीं समझेंगे, तो तब तक हम अंदर के उनके शरीर को कैसे समझ के कैसे उनको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ये प्रॉपर वे होता है। ये जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या है, हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा और उसमें नुकसान के ज्यादा चांस होते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर एक शरीर की जिम्मेदारी है। अगर उसको हम जिम्मेदारी से नहीं देखेंगे, जल्दबाजी में देखेंगे, तो नुकसान ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा नेगेटिव पॉइंट है, पेशेंट का शरीर खराब होगा। ऐसा कभी नहीं करना है। जैसे मेरे साथ एक हुआ, 70 ईयर्स की आंटी जी थी। तो उनको लेफ्ट लेग में पेन आया हुआ था। तो उन्होंने जैसे हमें बुलाया, तो मैंने सबसे पहले उनको ये क्वेश्चन किया कि आपकी रिसेंटली जो जो भी मेडिसिन वगैरह चल रही है वो आप हमें बताइए, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमें इस तरह की कोई चीजें नहीं बताई बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि नहीं बस मुझे दर्द है और सब मेरा ठीक है। मतलब जी कोई मेडिसिन चल रही हो तो बता दो, कहे नहीं कोई मेडिसिन नहीं चल रही। ठीक है, हो सकता है कि उनको खुद से पता ना हो, तो हमने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। हालांकि 70 प्लस